हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। यह है क्लास 9th केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पहला वीडियो और इस पहले वीडियो में ही पूरा चैप्टर को फिनिश किया जाएगा। हो सकता है कि 1 से 1.5 घंटे समय लगे और मुझे भी लगातार इसको पढ़ाने में समय लगेगा, इसलिए आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए, साथ ही साथ आप नोट्स बनाते रहिएगा और अच्छे से समझते रहिएगा। जहाँ भी आपको समझ में न आए आप वहाँ पे वीडियो रोकिएगा, आप फिर से बैक जाइएगा और उसे फिर से समझिएगा और नोट्स तैयार करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बड़ा यह चैप्टर नहीं है, इसलिए इसे एक ही वीडियो में हम फिनिश कर रहे हैं। ओके, तो देखिए जैसा कि लिखा हुआ है, साइंस क्लास 9th केमिस्ट्री का ये वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, जिसे इंग्लिश में हम बोलेंगे मैटर आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द्रव्य की परिभाषा, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होते हैं। ठीक है, इसके लक्षण क्या होते हैं, आकार क्या होता है, आयतन क्या होता है, घनत्व क्या होता है, अवस्था में किस तरह से परिवर्तन होता है, गलनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, संघनन, ऊर्ध्वपातन और वाष्पन। बहुत ही हम अच्छे से समझेंगे पूरे चित्र के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरा चित्र बाकायदे अच्छे से बनाया गया है। आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंडों को शेयर करिएगा, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगा है हमें। आप देख सकते हैं इतना ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला। आप चेक करके पता कर लीजिएगा, अगर होगा तो मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, कि ऐसा वीडियो ऐसे ही नोट्स बना करके किसी ने पढ़ाया है, उस चैनल का नाम मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर को। तो जैसा कि आप चैप्टर के बारे में समझ चुके हैं कि इस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, तो चलिए हम एकदम एक एक करके समझते हैं। चलिए आगे है हमारा पहला जो टॉपिक है, द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य और पदार्थ को समझने से पहले आपको एक बात और समझना है कि ये जो ब्रह्मांड है, आँख उठा के जितना भी चीज़ें आपको दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है, सब के सब दो चीज़ों से मिलके बना है। एक तो द्रव्य से मिलके बना है और एक होता है ऊर्जा से। तो हम दोनों को समझेंगे कि द्रव्य क्या होता है और ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे द्रव्य क्या होता है। तो द्रव्य या पदार्थ हुआ है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। यानी दुनिया की कोई भी वस्तु है जो स्थान घेरेगी और जिसका कुछ भार होगा यानी वजन होगा, वह सब द्रव्य कहलाएंगे। ओके, जैसे मेज हो गया, कुर्सी हो गया, पत्थर हो गया, वृक्ष हो गए, जल हो गया, बर्तन हो गया, वायु हो गई आदि, ये सब के सब क्या है, द्रव्य। आप फिगर से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो द्रव्य के बारे में आप इतना समझे। नेक्स्ट है आपका द्रव्य या पदार्थ के कणों की विशेषता। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करना है ऊपर, कि जो द्रव्य होते हैं वह छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ में जोड़ेंगे ऊपर, द्रव्य जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। दूसरा है द्रव्य या पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। आगे पदार्थ के जो कण होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं, यानी गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो कोई भी पदार्थ होता है इन छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है और इनके बीच में देख रहे हैं रिक्त स्थान है और ये हमेशा गति करेंगे, इधर उधर कहीं भी कर सकते हैं। और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं। अगला हमारा टॉपिक है द्रव्यमान तथा भार में संबंध, या कह सकते हैं भार तथा द्रव्यमान में अंतर। तो अंतर यहाँ समझेंगे और संबंध दोनों, क्योंकि संबंध का मतलब होता है इन दोनों से मिला के कौन सा सूत्र बनता है, अंतर का मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भार क्या होता है। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है वह उसका भार कहलाता है। यानी दुनिया की कोई वस्तु है, ठीक है, उसको पृथ्वी अपने जिस बल से अपनी तरफ आकर्षित करेगी, ठीक, उसे बोलेंगे भार। हर एक पिंड का, यानी कि आप कह सकते हैं कि आकाशीय जितने भी पिंड हैं, यानी संरचना हमें जो दिखाई देती है, तारे हो गए
या फिर कोई ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, जितने भी दुनिया के हैं सब ब्रह्मांड के, उन सब के अंदर किसी भी वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता अलग अलग होता है। ठीक है, तो उस वस्तु का जो भार होता है वह अलग अलग पिंडों पे हो सकता है। पिंड कहने का मतलब वो ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सब यानी आकाशीय जो पिंड हैं, वस्तु हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई कि भार क्या होता है कि जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है तो वह उसका भार कहलाता है। द्रव्यमान का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु है किन किन अवयवों से, किन किन चीज़ों से बनी हुई है। ठीक है, जिन चीज़ों से बनी हुई है उसी को हम बोलते हैं द्रव्यमान। बात क्लियर हुई। कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं चाक, तो चाक क्या होता है, CaCO3 सूत्र होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो उसमें कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो वह उसके अवयव हो गए। ठीक है, तो वह पूरा उसका द्रव्यमान हो गया। तो द्रव्यमान कभी भी बदल नहीं सकता है अलग अलग पिंडों पे, जबकि भार बदल सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है? देखिए, भार इसलिए बदल सकता है कि सबके आकर्षित करने की क्षमता अलग अलग होती है, तो भार अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, और वहीं द्रव्यमान का मतलब जिन अवयव से बना है तो वह अवयव तो रहेंगे ही उसमें, तो वह बदल नहीं सकता है। ठीक है, तो भार और द्रव्यमान में अंतर हम समझ लिए। अब संबंध की बात करें तो W बराबर m इंटू जी होता है। W क्या है, भार है, m क्या है, द्रव्यमान है, g क्या है, त्वरण है। आप यहाँ पे एक इमेज देख पा रहे हैं। ठीक है, अब इससे आप समझिए, देखिए मास, अंग्रेजी में द्रव्यमान को हम मास बोलते हैं और भार को वेट बोलते हैं। यहाँ देखिए मास है, इस व्यक्ति का जो मास है यानी द्रव्यमान है 50 kg है, तो मंगल ग्रह पे भी इसका 50 है और चंद्रमा पर भी 50 kg है। वहीं वेट की बात किया जाए, भार की, तो यहाँ पे 490 N है, और यहाँ पे देखें तो 185 N है, और यहाँ देखें तो 80 N है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चंद्रमा के आकर्षित करने का जो बल होता है, क्षमता होती है, वह कुछ और है, मंगल ग्रह का कुछ और है, और पृथ्वी का कुछ और है। इस वजह से इसके भार और द्रव्यमान में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, मास में तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी द्रव्यमान में, क्योंकि वह किससे बना है उसी से मतलब है। वेट का मतलब कितने बल से, वह कितने तगड़े बल से खींच रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भार तथा द्रव्यमान में अंतर और संबंध। आगे हम लोग चलते हैं द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध। तो द्रव्यमान को तो हम समझ चुके हैं, अब ऊर्जा की बात करते हैं, फिर इसके बाद संबंध देखते हैं। तो ऊर्जा होती है किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु है उसके कार्य करने की कितनी क्षमता है उसी को हम बोलते हैं ऊर्जा। जैसे हर एक व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है, तो उसकी ऊर्जा भी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया एक सूत्र जिनका नाम है आइंस्टीन के अनुसार यदि द्रव्य नष्ट होता है तो उसके तुल्य ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कहने का मतलब कोई भी द्रव्य है, पदार्थ है, अगर वह नष्ट हो रहा है तो उतनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है, उसमें से निकलती है। तो इन्होंने एक सूत्र दिया E बराबर mc², सी के पावर 2 है, जहाँ पे हम E बराबर देख सकते हैं ऊर्जा है, Im बराबर द्रव्यमान है, और C बराबर प्रकाश की चाल है। ठीक है, प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, यानी हम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध। तो हम द्रव्यमान को भी पहले देख चुके हैं, और अभी इसी वीडियो में ऊर्जा को भी देखिए, और इन दोनों में क्या संबंध होता है। इससे पहले भार और द्रव्यमान में हम संबंध देखे थे। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे हम देखेंगे आयतन और घनत्व में क्या संबंध होता है, और आयतन किसे कहते हैं, घनत्व किसे कहते हैं। देखिए, आयतन जो होता है, कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं। जैसे ये सारी वस्तुएं हैं, जितना स्थान ये ले रही हैं, घेर रही हैं, यही इसका आयतन हो जाएगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, घनत्व का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु है, जैसे ये सारी वस्तु हैं, तो उनके जो कण हैं जिनसे यह वस्तु बनी हुई है, उसके कण कितने नज़दीक हैं, कितने नज़दीक यानी पास पास हैं, उसी को बोला जाता है घनत्व।
जिस वस्तु के कण बहुत पास पास होंगे उनका घनत्व अधिक होगा, और जिनके कण दूर दूर होंगे उनका घनत्व कम होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे घनत्व और आयतन में संबंध दिया है, D बराबर एम बाई भी। डी जो होता है घनत्व होता है, इंग्लिश में इसे डेंसिटी बोलते हैं। एम मतलब द्रव्यमान, जिसे इंग्लिश में मास बोलेंगे। भी मतलब आयतन होता है, जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम। तो इस तरह से इनके बीच में सूत्र भी आपको याद रखना है। ओके, चलें आगे। चलिए आगे हमारी है द्रव्य की अवस्थाएं। अभी तक जितना आप समझें, अगर अच्छे से समझ में आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए। तो द्रव्य की जो अवस्थाएं होती हैं, कितनी अवस्था में पाई जाती है, तो यह मुख्य रूप से 3 अवस्था में पाई जाती है। 3 कौन कौन सा? पहला है ठोस, जिसे बोलते हैं सॉलिड। दूसरा होता है द्रव, जिसे हम बोलते हैं लिक्विड। और तीसरा है गैस, तो उसे हम गैस बोलते हैं। ठीक है। और एक इधर साइड में देख पा रहे हैं, नोट लिखा है, पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है वो प्लाज्मा होती है, और पदार्थ की जो 5वीं अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। तो ये भी नोट पॉइंट को याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है, या कभी कभी पूछ देगा कि 5वीं अवस्था क्या होती है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं। चलिए हम लोग ठोस, द्रव, गैस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए इस स्लाइड में हम ठोस, द्रव के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं समझेंगे, अगली स्लाइड में पूरा डिटेल में समझेंगे। देखिए द्रव्य की, पहले ठोस को समझते हैं। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है। अब द्रव्य की ऐसी अवस्था है जिसमें आयतन, आयतन का मतलब आप समझ चुके हैं कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं। आकार का मतलब होता है कितनी लंबाई चौड़ाई उसकी है, ऊंचाई कितनी है, वह है। गोल है, गोलाकार है, अंडाकार है, या फिर त्रिभुज है, वर्गाकार है, आयताकार है, कैसा है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं आकार। तो ठोस जो होते हैं उनके दोनों, यानी स्थान जो घेरेगा वह भी फिक्स रहेगा, उसका आकार कैसा है वह भी फिक्स होगा, यानी निश्चित होगा। जैसे लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया। ठीक है, इसके आकार और आयतन दोनों क्या होंगे? निश्चित होंगे। दूसरा है द्रव, यानी जिसे बोलते हैं लिक्विड। तो द्रव की वह अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार अनिश्चित होगा। जैसे तेल हो गया, जल हो गया, डीजल हो गया, इसको आप जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन के आकार का हो जाएगा। लेकिन अगर 1 लीटर है तो वह 1 लीटर ही रहेगा, यदि कहीं वेस्ट नहीं हुआ है तो। ठीक है। आगे है गैस। गैस जो होती है भैया, वह द्रव की ऐसी अवस्था होती है जिसमें उसका न तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है। कितना स्थान घेरेगा, वह किसके जैसा होगा, वह भी निश्चित नहीं होता है, यानी अनिश्चित होता है। जैसे वायु, ऑक्सीजन आदि। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। 3 स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड, सॉलिड में आप ये देख सकते हैं, जैसे आइस हो गया, पेंसिल हो गया, ट्री हो गई, एप्पल हो गया। और लिक्विड में आप देख सकते हैं वाटर, रेन हो गया, मिल्क हो गया, टी हो गया। और गैस में देख सकते हैं वाष्प हो गया, बैलून में जो हवा भरी रहती है वह भी आपका गैस हो गया। और जो चाय बनाते हैं तो उसमें से स्टीम यानी भाप निकलता है, तो भी क्या है? गैस अवस्था है। चौथी अवस्था जो होती है प्लाज्मा, ये कब बनता है? तो ये जब किसी गैस को बहुत अधिक ताप पे गर्म कर देते हैं तो वह आयनों में टूट जाते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन वगैरह निकल जाते हैं, इस वजह से वह आयनिक हो जाता है। ओके, तो इतना आपको समझ में आया कि पदार्थ की कितनी अवस्था मुख्य रूप से 3 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। और चौथी अवस्था प्लाज्मा, 5वीं अवस्था जो होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। ओके, समझ में आया तो लाइक करो भाई जल्दी से। देखो यहाँ नोट्स भी बना हुआ है, आप नोट्स बना सकते हैं आराम से, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, चलते हैं आगे। अब एक चीज़ जान लीजिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वह है ठोस, द्रव, गैस में अंतर है। ठीक है, इसको यदि आप समझ लिए हैं ना, ये जो फिगर हम दिखा रहे हैं, अगर इस फिगर को समझ लिए तो सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए इसे आप स्किप ना करें वीडियो को। थोड़ा अगर आपको नहीं समय है 1-2 घंटे का तो कोई बात नहीं, आप एक काम करिएगा, थोड़ा थोड़ा करके देखिएगा। ठीक है। देखिए ठोस में क्या हो रहा है कि कण बहुत पास पास हैं। क्या आपको अंतर पता चल रहा है? ठोस, द्रव, गैस में कण जो हैं बहुत पास पास हैं, द्रव में थोड़ा दूर दूर हैं और गैस में बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं। इस आधार पे आप क्या कह सकते हो? देखिए आगे हम दिखा देते हैं। जैसे बात करें आयतन, तो देखिए
सबसे पहले गुण यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर पूरा आप देख पा रहे हैं। और यहाँ ठोस का क्या उसमें गुण होगा, द्रव का क्या होगा, गैस का क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है आयतन। तो आयतन ठोस का तो निश्चित होता है, द्रव का भी निश्चित होता है, लेकिन गैस का क्या होता है पहले पढ़ चुके, अनिश्चित होता है। उसी तरह आकार की बात करें तो ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का अनिश्चित होता है, गैस का भी अनिश्चित होता है। यानी हम कह सकते हैं ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित है, और द्रव का आयतन निश्चित है, आकार अनिश्चित है, और गैस का दोनों अनिश्चित है पहले की तरह। फिर है बहने का गुण, फ्लो, यानी जो फ्लो होता है बहता है। ठीक है, बहने का गुण क्या होता है, तो ठोस होते हैं बहते नहीं हैं, कोई भी ठोस होगा वह बहेगा नहीं। द्रव जो होता है ऊपर से नीचे की ओर बहता है, यानी कोई द्रव है अगर ऊपर से आप नीचे की तरफ गिराएंगे तो गिरेगा, यानी कि बहेगा। ठीक है, जैसे नदियाँ वगैरह के पानी होते हैं वो ऊंचाई से नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है, तो वह बहने का गुण उसमें होता है। गैस जो होता है चारों दिशाओं में बहता है, गैस कहीं भी इधर उधर उड़ के जा सकता है, तो इसलिए चारों दिशाओं में होता है। ठीक है, आगे घनत्व। घनत्व बताएं कि जिसके कण बहुत पास पास होंगे उनका घनत्व बहुत ज़्यादा होगा, और जिनके दूर होंगे उनका घनत्व कम होगा। तो आप यहाँ से देखिए, ये देखिए इसके कण बहुत पास हैं, इसके दूर हैं, इसके और दूर हैं, तो घनत्व सबसे ज़्यादा किसका होगा, ठोस का होगा। उससे कम किसका होगा, द्रव का। सबसे कम किसका होगा, गैस का। तो वही चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए घनत्व सबसे अधिक ठोस वाले का सबसे अधिक, द्रव का ठोस से कम होगा, गैस से अधिक होगा, और गैस का सबसे अधिक होगा। ठीक है, घनत्व सबसे, अच्छा यहाँ पे देखिए सबसे कम होगा ना, हम इधर आ गए थे, आप देख लीजिए सबसे कम होगा। ठीक, उष्मा का प्रभाव, यानी आप गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो वही ठोस है, ठोस के कण पास होंगे तो वह सबसे कम फैलते हैं, ठोस से कम गैस में अधिक, ठोस से कम गैस से अधिक ये फैलेगा। ठीक है, और सबसे यह अधिक फैलेगा। ठीक है, ठोस से कम गैस से अधिक, यहाँ तो उल्टा लिख दिया गया है, ये फैलेगा, द्रव जो है फैलेगा, लेकिन ठोस से कम नहीं फैल, ज़्यादा फैलेगा। ठीक है, और गैस से क्या होगा, कम फैलेगा, यहाँ उल्टा लिख दिया गया है, आप इसे बना लीजिएगा। ओके, और गैस सबसे अधिक फैलेगा, तो ये ध्यान देना है आपको। ठीक, आगे है उष्मा का प्रभाव, तो आप समझ ही गए हैं। दाब का प्रभाव, तो आयतन पर बहुत कम यानी आयतन पर बहुत कम होता है, यानी दाब डालेंगे तो इस पे जो दाब का प्रभाव होगा आयतन पे बहुत कम होगा, आयतन इस पे भी बहुत कम होगा, आयतन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा गैस में। ठीक है, तो इन दोनों में लगभग सेम सेम होगा, कम प्रभाव पड़ेगा दाब का, लेकिन गैस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ओके, विभाज्यता मतलब तोड़ना, यानी कणों को सरलतापूर्वक जोड़ा तोड़ा नहीं जा सकता है यहाँ। ठीक है, नहीं जा सकता, आसानी से इसे जोड़ तोड़ नहीं सकते, जबकि इसको सरलता से और इसको अत्यंत सरलता से जोड़ा या तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया ठोस द्रव गैस में अंतर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे है द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। तो द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत को समझते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है, द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। इन कणों को हम अणु कहते हैं। पहले भी बताए थे कि कोई भी पदार्थ या द्रव्य होगा वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब इन कणों को हम यहाँ समझ गए कि इसे हम हमेशा अणु बोलेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि अणु जो होते हैं कठोर होते हैं, चिकने होते हैं तथा पूर्णतः प्रत्यास्थ गोले की भांति होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना है, प्रत्यास्थ गोले का मतलब होता है जैसे बॉल होती है रबड़ की, उसको आप दबाते हैं फिर छोड़ देते हैं तो अपनी जगह चली जाती है। उसी तरह से जो पदार्थ के जो अणु होते हैं या कण होते हैं वो प्रत्यास्थ गोले जैसे होते हैं, यानी गोले जैसी संरचना, उसको दबाएंगे और छोड़ देंगे तो अपनी जगह आ जाएगी। तीसरा पॉइंट है द्रव्य के अणुओं के मध्य स्थान रहते हैं जिसे अंतरा आणविक स्थान या अंतरा आणविक आकाश कहते हैं। पहले आपको बताए थे कि जो द्रव्य होते हैं उनके कण जो होते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, इसी से देख लीजिए, ये द्रव्य हैं, इनके बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है, इसी बीच के रिक्त के स्थान को हम अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। ठीक है, या आकाश भी कहते हैं। ठीक है, आगे है द्रव्य के अणुओं के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है।
यानी द्रव्य के अणुओं के मध्य जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों कार्य करते हैं। आकर्षण बल को अंतरा आणविक आकर्षण बल या सहसंजक बल कहते हैं। जो आकर्षण बल लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक आकर्षण बल। नाम से ही देखिए, यहाँ पे अंतरा मतलब होता है अंतर यानी बीच में, आणविक मतलब अणुओं के, आकर्षण मतलब आकर्षित करने का जो बल होता है क्षमता, उसी को बोलते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। सहसंजक बल भी इसे कहा जाता है। आगे, द्रव के अणु निरंतर गति करते रहते हैं जिसके कारण उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तो ये भी आपको पहले पॉइंट बता चुके हैं कि द्रव्य के अणु जो होते हैं, यहाँ पे अणु शब्द क्यों आ रहा है? क्योंकि कणों को भी हम अणु बोलते हैं। जो कण होते हैं पदार्थ के कण, उन्हें हम अणु भी बोलते हैं। ठीक है। आगे है, द्रव्य का ताप बढ़ने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। किसी भी द्रव्य का यदि ताप बढ़ाएंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ओके। नेक्स्ट है आपका ठोस अवस्था की व्याख्या। हम सबसे पहले कर लेते हैं कि ठोस आखिर ठोस क्यों होता है, उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित क्यों होते हैं। तो देखिए, ठोस के अणुओं के बीच अंतरा आणविक स्थान कम होता है। ठीक है, ठोस के जो अणु होते हैं उनके बीच का स्थान जो होता है कम होता है, आपको फिगर से दिखाए हैं। इस कारण इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल अधिक होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इनके बीच में आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग पास पास रहेंगे तो उनके बीच में आकर्षण तो ज़्यादा होगा ही। आगे, तथा ठोस के अणुओं की गति करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। अब जब आकर्षण बल अधिक लगेगा तो वह आपस में एक दूसरे से चिपके रहेंगे, तो वह गति कर नहीं पाएंगे, करेंगे भी तो बहुत थोड़ा बहुत। इस प्रकार ठोस के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। यानी जितना कोई वस्तु स्थिर रहेगा तो उसका स्थितिज ऊर्जा अधिक होगा और गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। तथा यहाँ पे देखिए लिखा है गतिज ऊर्जा कम होती है। तो कोई वस्तु जितना अधिक गति करेगा उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। कोई वस्तु जितना स्थिर है, एक जगह रुका हुआ है, उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी। नाम से ही लग रहा है। ठीक है। आगे, ठोस के अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होने के कारण वे एक दूसरे के ऊपर नहीं फिसलते। जो ठोस के अणु होते हैं, ठीक, उनकी गतिज ऊर्जा कम होती है। कम होने की वजह से वह एक दूसरे पर फिसलते नहीं, अतः ठोस में बहने का गुण नहीं होता है। मात्रा वगैरह थोड़ा गड़बड़ है, इससे बना लीजिएगा, छोटा ऊ का मात्रा रहेगा। ठीक है, नहीं होता है। तथा इनकी इसकी एक निश्चित आकृति होती है। अब अणु भाई एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, एक जगह फिक्स रहेंगे, तो उसकी आकृति क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। ओके। तो उम्मीद है कि यह समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं हम लोग। इसी तरह द्रव अवस्था की व्याख्या हम कर लेते हैं। तो द्रव के अणुओं के बीच जो अंतरा आणविक स्थान होता है वह ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। इस कारण इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल कम हो जाता है तथा द्रव के अणुओं की गति करने की स्वतंत्रता ठोस से अधिक हो जाती है। इस प्रकार द्रव के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा कम, क्योंकि गति कर रहे हैं, तथा गतिज ऊर्जा ठोस से अधिक हो जाती है। कोई वस्तु जितना गति करेगा उसकी गतिज ऊर्जा उतना ही अधिक हो जाएगी। आगे इसमें समझते हैं कि द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण वे अनियमित रूप से गति करते हुए परस्पर संघात करते रहते हैं तथा एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, ऊपर फिसलते रहते हैं। भाई गति करें तो एक दूसरे से टकराएंगे, संघात का मतलब टकराते हैं। अतः द्रव में बहने का गुण होता है तथा इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। अब एक इधर से उधर, उधर से इधर जाएंगे तो भाई उसकी आकृति फिक्स थोड़ी नहीं रहेगी, एक जगह रहते तो पता चलता। ठीक है। इस कारण द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न बन रहा है कि किसी भी वस्तु में अगर द्रव को रख रहे हैं या किसी बर्तन में हम रख रहे हैं तो उसी का आकार ग्रहण क्यों कर लेता है, तो आप यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गैस अवस्था की व्याख्या कर लेते हैं। तो गैस के अणुओं के बीच अंतरा आणविक स्थान द्रव की अपेक्षा अधिक होता है, यानी कह सकते हैं सबसे अधिक होता है ये बीच में स्थान। इस कारण इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल एकदम से कम हो जाएगा, क्योंकि भाई दूर दूर है, निठल्ले टाइप के। ठीक। द्रव के अणुओं की गति करने की स्वतंत्रता सबसे अधिक होती है। इस प्रकार गैस के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा सबसे कम और गतिज ऊर्जा सबसे अधिक हो जाती है। किससे सबसे कम? मतलब किससे? ठोस द्रव से। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण वे अनियमित रूप से इधर उधर गति करते रहते हैं तथा एक दूसरे के ऊपर फिसलते रहते हैं। अतः द्रव में बहने के गुण सबसे अधिक होता है तथा इसकी कोई निश्चित आकृति एवं आयतन नहीं होती है। अगर पूछा जाए कि भैया इसकी आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित क्यों होती है, तो आप ये उत्तर लिख सकते हैं यहाँ से खोज करके। ठीक है। ये हो गई हमारी आणविक गतिज सिद्धांत के आधार पर ठोस द्रव गैस की व्याख्या। अगला हमारा टॉपिक है द्रव्य की अवस्था परिवर्तन।
ठीक है, द्रव्य की अवस्था परिवर्तन। चलिए देखते हैं क्या है द्रव्य की अवस्था परिवर्तन। देखिए अवस्था का मतलब स्टेट होता है, द्रव्य का ठोस द्रव गैस में बदलना, ठीक है, उसी को अवस्था बोला जाता है। तो द्रव्य की अवस्था परिवर्तन का मुख्य दो कारण होते हैं। द्रव्य का अवस्था जो परिवर्तित होता है, कोई ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में, गैस द्रव में, द्रव ठोस में, तो उसका कारण क्या है? तो इसके दो कारण हैं, एक तो है ताप, एक है दाब। अब एक चीज़ यहाँ समझना है नोट पॉइंट को, कि दाब का प्रभाव ताप के प्रभाव के व्युत्क्रम होता है। यानी जहाँ पे आप ताप बढ़ाओगे जो चीज़ बदलेगा, वहीं दाब को वहाँ पे कम करना पड़ेगा, यही बस अंतर है। जैसे मान लो किसी ठोस का ताप आप बढ़ाए, ताप को बढ़ाए तो क्या हो जाएगा, द्रव बन जाएगा। लेकिन वहीं किसी ठोस का दाब कम कर देंगे तो वह किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। बस इतना सा है। अब यहाँ पे कुछ इमेज देख पा रहे हैं, चित्र देख पा रहे हैं, इसका मतलब आपको समझना, इसी में पूरा खत्म हो जाएगा द्रव्य की अवस्था परिवर्तन। देखिए तीर का मतलब होता है, ये तीर का पूंछ है, इधर मुंह है, मतलब ये इधर से इधर की तरफ है, यानी ठोस द्रव में बदल रहा है, अद्रव ठोस में बदल रहा है। इसके बारे में हम, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए आप माउस को, कहाँ गए भैया माउस, चलो नीचे थोड़ा सा करते हैं, यहाँ पे ठीक है, फिक्स कर दिए। अब देखो यहाँ से, देखिए ठोस से यदि द्रव में बदल रहा है तो उसे गलन कहेंगे, और जिस निश्चित ताप पर यह ठोस द्रव में बदलेगा उसे उसका गलनांक कहेंगे। बात ध्यान दो, सिंपल है, ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है। लेकिन जिस निश्चित ताप शब्द जोड़ दिए आगे, जिस निश्चित ताप पर ठोस द्रव में बदलता है उसे उसका गलनांक कहते हैं। उसी तरह इसका उल्टा, किसी द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है, यानी जिस निश्चित ताप पर यह क्रिया होगी उसे हिमांक बोलेंगे। आगे है, द्रव से गैस में बदलना क्वथन या वाष्पन कहलाता है, ठीक है, और जिस निश्चित ताप पर यह क्रिया होगी उसे क्वथनांक बदलेंगे। ये वाष्पन अलग चीज है, क्वथनांक अलग, आगे बताएंगे इन दोनों में अंतर क्या होता है। उसी तरह यहाँ पे गैस से द्रव में बदलना द्रवण कहलाता है, और जिस निश्चित ताप पर होगा वह द्रवणांक हो जाएगा। उसी तरह ठोस का सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाएगा, और गैस का ठोस में बदलना निक्षेपण कहलाएगा। ठीक है, इसी में पूरा परिभाषा हो गया, इसी में सब कुछ है। अगर ये याद रखे रहेंगे तो सब चीज़ हो जाएगा। बाकी आगे हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। जैसे यहाँ देखिए गलन तथा गलनांक जो पहले बताए हैं वही चीज़ें हैं। किसी ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है, पहले समझ चुके हैं। जिस निश्चित ताप पर ठोस द्रव में बदलता है उस ताप को उसका, उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जैसे देखिए ठोस से द्रव में बदलना, अब इसे हम समझते हैं। इससे देखिए बर्फ़ है, इसे गर्म किए और ये बदल गया जल में, तो ये किसका उदाहरण हो गया, गलन और गलनांक का। ओके, चलते हैं आगे। क्वथन एवं क्वथनांक क्या होता है, किसी द्रव का वाष्प में बदलना क्वथन कहलाता है, और जिस निश्चित ताप पर द्रव वाष्प में बदलता है उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यह द्रव है और वाष्प में बदल रहा है। इसे आप गर्म करेंगे द्रव को यानी पानी को, तो देखिए वाष्प में बदल रहा है भाप में। ओके, चलिए आगे हिमीकरण एवं हिमांक, तो वही बात है, किसी द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है, जिस निश्चित ताप पर द्रव ठोस में बदलता है उसे उसका हिमांक कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है द्रव, ठीक, और यह किस में बदल रहा है, बर्फ में बदल रहा है। ठीक है, ये हो गया इसका हिमांक। चलिए आगे है वाष्पीकरण क्या होता है। तो वाष्पीकरण को समझ लेते हैं। किसी द्रव की गैस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कोई भी द्रव है अगर वह गैस में बदल रहा है तो उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण जो होता है दो प्रकार का होता है, वाष्पन और क्वथन, ठीक है, जो कि पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो वाष्पीकरण का परिभाषा यहाँ से याद रखना। वाष्पीकरण कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है, वाष्पन और क्वथन। नेक्स्ट है आपका वाष्पन एवं क्वथन में हम अंतर देख लेते हैं उस। ठीक है, देखो वाष्पन की क्रिया किसी भी ताप पर हो सकती है, यानी रखा रहेगा बर्तन में पानी मान लीजिए, ठीक, और धूप हुई और वह वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। क्वथन की क्रिया होती है एक निश्चित ताप होगा, यानी जब फिक्स ताप आएगा 100 डिग्री, जितना भी अलग अलग द्रव की बात होगी तो अलग अलग होगा, तो वह वाष्प में बदलेगा, गैस में बदलेगा, लेकिन निश्चित ताप है। वाष्पन की क्रिया जो होती है धीरे धीरे होती है, जबकि क्वथन की क्रिया तेज होती है।
वाष्पन की क्रिया केवल द्रव के सतह से होती है, यानी कोई द्रव है उसको ऊपरी सतह से होता है, और क्वथन में जबकि होता है पूरे आयतन से होता है। कहीं से भी द्रव के कण जो होते हैं, अणु होते हैं, वाष्प में बदल सकते हैं। आगे हम चित्र से भी समझेंगे इसे। इसमें बुलबुले नहीं बनते, जबकि इसमें बुलबुले बनते हैं। कपड़े का सूखना, पानी का वाष्प में बनना, ये सब क्या है, वाष्पन के उदाहरण है। और यहाँ पानी का उबलना, यह क्वथन का उदाहरण है। ओके, उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो तेजी से गर्म करते हैं, जो कि हम इमेज में देख चुके हैं तीर के वजह से, तीर के माध्यम से। तो बिना द्रव में बदले किस में बदल जाते हैं, वाष्प में या गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और जो पदार्थ में ये क्रिया होती है उस पदार्थ को हम ऊर्ध्वपातज कहते हैं। ठीक है, जैसे नौसादर हो गया, आयोडीन हो गया, कपूर हो गया, फिनाइप्थलीन हो गया। नौसादर को एक और नाम से जानते हैं, अमोनियम क्लोराइड के नाम से। ठीक है, आप यहाँ से इमेज भी देख सकते हैं। ठीक है, वाष्प बन गया, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करें, सीधे कहाँ पहुँच गया, ऊपर वाष्प बन गया, द्रव बना ही नहीं। आगे हमारा है संघनन। तो संघनन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें कोई गैस ठंडी होकर तरल अवस्था में बदल जाती है, जैसे कि पानी, यानी वाष्प है वह क्या हो जाए, द्रव में बदल जाए। ठीक है, उसे हम संघनन कहते हैं। यहाँ द्रवण भी बताए थे वह भी। उदाहरण, जब गर्म नम हवा ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो संघनन होता है, जिससे पानी की बूंदें बन जाती हैं, जैसे कि ठंडे गिलास पर पानी की बूंदें। आप ठंडा गिलास आप देखे तो होंगे, कोल्ड ड्रिंक गर्मी आती है पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक जैसे ही ठंडा डालते हैं तो उसके बाहर पानी की बूंदें दिखाई देती है। दिखाई, ये छेद के बाहर थोड़ी नहीं आता है। अब देखिए, ये मान लीजिए कि ठंडा है, ये कोल्ड ड्रिंक ठंडा, इसके चारों तरफ जो है वातावरण जो है उसमें वाष्प बनी हुई है, पर हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन जैसे ये वाष्प क्या होती है, इस गिलास के इस किनारे पर सटती है, यानी चिपकती है, तो वह वाष्प सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, और वहीं बूंदें हमें दिखाई देती है। ठीक है, और वैसे ही बादल से जो होते हैं, बारिश होती है, बारिश की बूंदें आती हैं, तो वह भी किसकी वजह से, संघनन की वजह से होती है। ठीक है, अन्य भी उदाहरण जैसे कोहरा पड़ता है, ओस पड़ता है, पाला भी संघनन के उदाहरण है। तो यहाँ से और भी उदाहरण संघनन के देख सकते हैं। तो ऐसा जादू मंत्र वाली बात नहीं है कि भैया पानी कैसे आ जा रहा है, उसका कारण है संघनन। साइंस पढ़ रहे हो तो साइंटिफिक सोच रखो। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये पूरे चैप्टर आपका समाप्त हुआ। इस चैप्टर में बस इतना ही था, ज़्यादा समय नहीं लगा होगा। आप देख लिए सारा चैप्टर अच्छे से। उम्मीद है कि आपको पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।